फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं सीए मॉड्यूल का। क्वेश्चन नंबर 21 है म्यूचुअल फंड चैप्टर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट करना। इसमें एक नया पॉइंट है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। जैसे जैसे हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे मैं आपको वो कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। एक नया कंसेप्ट ये है, और एग्जिट लोड एंट्री लोड ऑलरेडी हमने क्लास में किया हुआ है, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, समझो, है ना। ये दो नए पॉइंट है बेटा, तो ध्यान से देखना। On 1st April, an open-ended scheme of mutual fund had 300 lakh units outstanding with net asset value of 18.75. Opening NAV है, समझो, ये 1st April का NAV है. At the end of April, it issued 6 lakh units at opening NAV. राइट, अब 3 लाख यूनिट हमारे पास पहले से थे, 6 लाख यूनिट्स हमने और इशू कर दिए, यानी हमारे पास अब टोटल 306 लाख यूनिट्स हो गए। इसका इशू प्राइस क्या रहेगा? तो एनएवी जो ओपनिंग एनएवी था 18.75 वो लेना है, प्लस उसमें 2% एंट्री लोड करना है। राइट, अब एंट्री लोड एग्जिट लोड वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी हम इश्यू होने के बाद, जब कंपनी म्यूचुअल फंड इश्यू करती है ना, एनएफओ जो बोलते हैं हम लोग, न्यू फंड ऑफर, राइट, उसके बाद अगर बीच में से उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर यूनिट्स खरीदता है, राइट, तो कंपनी उससे एडिशनल अमाउंट कलेक्ट करती है, उसको बोलते हैं एंट्री लोड। और अगर कोई बीच में से चला जाता है, रिडम्पशन की डेट के पहले अगर उसको अपने यूनिट सेल करने हैं, एग्जिट करना है, तो कंपनी उससे भी एडिशनल चार्ज लेती है, राइट। एंड दैट्स व्हाई एंट्री के टाइम पर ये पैसा कलेक्ट किया जाता है और एग्जिट के टाइम पर इतना पैसा कम दिया जाता है, राइट। इट मींस दोनों ही केसेस में म्यूचुअल फंड कंपनी का बेनिफिट होता है, और इन्वेस्टर को परचेस के समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सेल के समय, एग्जिट के समय, रिडम्पशन के समय उतना पैसा कम मिलेगा, राइट। तो हमको एंट्री लोड ऐड करना होता है परचेस के समय, और एग्जिट लोड है मतलब सेल करने के समय जो लोड है, लोड मतलब एडिशनल एक्सपेंडिचर आप समझो, वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो 6 लाख यूनिट्स हमने इशू किए वो एनएवी, ओपनिंग एनएवी 18.75 प्लस उसमें 2% लोड ऐड कर लेना, 18.75 का 2% ऐड कर लेना। नया पॉइंट ये है कि एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन बोला है, राइट। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या है मैं आपको ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। एट द एंड ऑफ मे, अब ये नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, 3 लाख यूनिट्स वे रीपरचेस यानी बायबैक किया। हमको मालूम है बायबैक करने से हमारा कैपिटल कम होता है, तो हमारे पास 300 प्लस 6 306 लाख यूनिट्स थे, 3 लाख यूनिट्स का रीपरचेस हो गया, माइनस कर दो, हमारे पास यूनिट्स बचेंगे 303 लाख, राइट। तो मई में हमने 3 लाख यूनिट्स इशू किए। किस प्राइस से इशू रीपरचेस किया, बायबैक किया, किस प्राइस से किया? ओपनिंग एनएवी बोला है बहुत क्लियरली, तो ओपनिंग एनएवी यानी 18.75 है, लेस करना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि जब रिडम्पशन होता है, एक्चुअल रिडम्पशन की डेट के पहले अगर कोई निकल जाता है तो उससे हम उसको उतना पैसा कम देते हैं, एग्जिट लोड जितना, तो 2% माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको उतना पैसा उसको कम देना है, राइट। इसको भी एडजस्ट करना है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। मतलब आप सिंपल समझो, इश्यू प्राइस पर भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन एडजस्ट करना है, एंट्री लोड ऐड करना है, राइट, और एडजस्ट करना है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। और जो रीपरचेस हो रहा है, बायबैक हो रहा है, तो हम लोग एग्जिट लोड माइनस करेंगे और यहाँ पर भी एडजस्ट करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन, राइट। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सबसे पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो समझो बेटा, बहुत सिंपल है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, राइट, और उन्होंने 2 पार्टनर है, मान लो दोनों 50% के, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब वो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये दोनों में बटेगा 5 लाख 5 लाख, राइट। अब समझो कि ये दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया गया। अब 3 पार्टनर हो गए। हाँ, तो बेटा आप समझो ये तीनों पार्टनर को हम 3,33,333 बांट सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? इवन दो अगर तीनों इक्वल पार्टनर भी है, तब भी थर्ड पार्टनर जो नया आया उसको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए ना। तो 5 लाख पहले पार्टनर को मिलना चाहिए, 5 लाख दूसरे पार्टनर को मिलना चाहिए। नए पार्टनर का तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है,
प्रॉफिट कमाने में, तो नए पार्टनर को कुछ मिलना नहीं चाहिए। तो दो तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तरीका यह है कि आप पहले दोनों पार्टनर को 5 लाख बांट दो, तीसरे पार्टनर को कुछ भी मत दो, राइट। सेकेंड तरीका यह हो सकता है कि आप तीसरे पार्टनर से 3,33,333 मंगवा लो, बराबर है, और या फिर 5 लाख मंगवा लो, तीसरे पार्टनर से 5 लाख मंगवा लो। और अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपके पास ऑलरेडी 10 लाख का प्रॉफिट था, सी ने 5 लाख और आपको दिए, मतलब आपके पास 15 लाख हो गए। अब आप तीनों को बांटो, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तीनों को बांटो। तो आपने किया क्या, सी से 5 लाख लिए और सी को वापस 5 लाख दे दिए, है ना। मतलब इफेक्टिवली आप देखो तो नए पार्टनर को तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। तो दो तरीके हो सकते हैं, पहला ए और बी को 5 लाख बांट दो, सी को कुछ भी मत दो, या फिर सी से 5 लाख ले लो, आपके पास 15 लाख हो जाएंगे, और तीनों को फिर 5 लाख 5 लाख 5 लाख दे दो, राइट। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये जो सेकेंड वे है, सेकेंड जो मेथड मैंने आपको बताया कि सी से 5 लाख ले लेंगे और जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट का तो सी को भी देंगे सबके साथ साथ, लेकिन पहले उससे लेंगे, राइट। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई नए यूनिट होल्डर हमारे फर्म में आते हैं तो उनको जितना डिविडेंड हम उनको देंगे, पहली बात आप ये समझो कि जब नया नया कोई यूनिट होल्डर आया बिजनेस में, इन्वेस्टर आया, तो उसको हम पुराने प्रॉफिट में से तो डिविडेंड नहीं देंगे ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, या तो नए इन्वेस्टर को डिविडेंड देंगे ही नहीं, है ना, या फिर ऐसा करेंगे कि नए इन्वेस्टर से पहले डिविडेंड का पैसा मंगवा लेंगे और फिर सबके साथ साथ उसको भी डिविडेंड बांट देंगे। तो इफेक्टिवली नए को कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट। कंपनी ऐसा क्यों करती है कि नए नए इन्वेस्टर से पहले पैसा मंगवा लो, डिविडेंड मंगवा लो, फिर उसको वापस सबके साथ साथ दे दो। कंपनी ऐसा क्यों करती है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब देखो कैसा होता है, जिस दिन डिविडेंड बांटना होता है ना, कंपनी के पास उतना टाइम नहीं है कि किसको कितना डिविडेंड मिले। हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर 12 महीने हमारे पास था तो उसको 12 महीने का डिविडेंड दो, कोई 4 महीने लेट आया तो उसको 8 महीने का डिविडेंड दो, कोई 6 महीना लेट आया तो उसको 6 महीने का डिविडेंड दो। ऐसा कंपनी नहीं कर सकती है, राइट। तो कंपनी जनरली होता है ऐसा है कि डिविडेंड के दिन रिकॉर्ड डेट पर, जिस दिन डिविडेंड बांटना है, रिकॉर्ड डेट पर हमारे पास जितने इन्वेस्टर्स होते हैं हम वो सबको डिविडेंड बांट देते हैं, राइट। तो उस बंदे को भी डिविडेंड मिलता है कि जो नया नया आया, पर उसको तो मिलना नहीं चाहिए। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वो नए इन्वेस्टर से पहले डिविडेंड मंगवा लेते हैं, इशू प्राइस के अंदर मिलाकर, इशू प्राइस के अंदर वो डिविडेंड का पैसा मिलाकर ऐड करके उससे वो पैसा हम मंगवा लेंगे, और जब सबको डिविडेंड बांटा जाएगा तब उसको भी डिविडेंड हम लोग सबके साथ साथ दे देंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बताता हूं, जो 6 लाख शेयर्स हमने 6 लाख यूनिट्स हमने इशू किए, 18.75 से करना है, प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे मैंने बताया, क्योंकि ये एंट्री लोड है, राइट। उस टाइम का है तो ऐड करना पड़ेगा, एग्जिट के टाइम करेंगे तो माइनस करेंगे। हाँ, दोनों ही केस में कंपनी का फायदा होना चाहिए, पैसा आ रहा है तो ज्यादा आना चाहिए, जा रहा है तो कम जाना चाहिए। तो ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड, और जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है ये भी हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो नए इन्वेस्टर से हम ये पैसा भी तो लेंगे ना, नो डाउट वापस उसको दे देंगे हम लोग सबके साथ साथ, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब उसको वापस मिल जाएगा, पर अभी उससे कलेक्ट करना जरूरी है, तो ये ऐड करना पड़ेगा। जब 3 लाख यूनिट्स हम रीपर्चेस कर रहे हैं तो किस प्राइस से करेंगे, तो ओपनिंग एनएवी बोला हुआ 18.75, उसमें 2% माइनस कर लेना और डिविडेंड इक्वलाइजेशन उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्यों ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल सी बात समझो कि जब कोई, अगर पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जाम्पल लो, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो आप उससे पैसा मंगवा रहे हो, लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको आप पैसा वापस भी तो कर रहे हो ना, राइट। तो यहाँ पे हम 18.75 तो वापस करेंगे ही, हाँ 2% माइनस करके पैसा वापस करेंगे, लेकिन ये डिविडेंड भी तो उसको वापस करना पड़ेगा ना, आउटफ्लो है हमारा, इसके लिए डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 70% जितना भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था एट द एंड ऑफ जून, हमने 70% वो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब डिविडेंड बांट दिया।
आगे देखना, अप्रैल और जून क्वार्टर का डिटेल्स दिया हुआ है। हमारा पोर्टफोलियो का एप्रिसिएशन हुआ 425.47 लाख का, यानी हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे उसकी मार्केट वैल्यू 425.47 लाख से इंक्रीज हो गई। फिर अप्रैल, मई और जून में हमको इतना इनकम आया। इनकम आया मतलब कहाँ से आया होगा? ये डिविडेंड है जो हमको कंपनी से मिला होगा। म्यूचुअल फंड कंपनी जहां जहां इन्वेस्टमेंट करती है वहां से हमको डिविडेंड मिलता है ना। वो डिविडेंड किसको मिलता है? म्यूचुअल फंड को मिलता है, राइट। तो अप्रैल, मई और जून में इतना डिविडेंड मिला। आगे देखना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने देखा था जून एंड में हमने 70% डिविडेंड दिया, राइट। तो हमको देखना पड़ेगा जून एंड में हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल था। वो प्रॉफिट का 70% डिविडेंड हमने दे दिया होगा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इश्यू प्राइस फाइंड करना है एट द एंड ऑफ अप्रैल। यहां मैंने बताया था कि हमने जो 6 लाख यूनिट इशू किए ना अप्रैल में, वो किस प्राइस से इशू किए ये हमको बताना है, राइट। तो मैंने आपको बताया था 18.75 ओपनिंग एनएवी प्लस 2% करना और उसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड भी ऐड करना, ठीक है। थर्ड, रीपर्चेज प्राइस एट द एंड ऑफ मई। अब मई में हमने 3 लाख यूनिट्स का बायबैक किया था, है ना। मतलब ये पैसा हमको वापस करना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स को। तो इसका प्राइस क्या रहेगा? किस प्राइस से हम बायबैक कर रहे हैं? तो अगेन ओपनिंग एनएवी 18.75, एग्जिट लोड माइनस करेंगे और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये पैसा भी हमको उनको वापस देना है, ठीक है। लास्ट में हमको एनएवी फाइंड करना है 30 जून का। तो ऑलरेडी हमारे पास 1 अप्रैल का एनएवी है 18.75, हमको 30 जून का फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। आपका टोटल एनएवी कितना था? 300 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18.75 ओपनिंग। फिर उसमें आप देख लो इतना आपका एप्रिसिएशन हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी बड़ी, ऐड करो। ये इनकम मिला, ऐड करो। आपने 6 लाख यूनिट इशू किए, पैसा आया होगा, ऐड करो। 3 लाख यूनिट्स आपने रिडीम किए, पैसा आपके पास से गया, माइनस करो। आपने डिविडेंड बांटा, पैसा आपके पास से गया, माइनस करो। आपको टोटल एनएवी मिल जाएगा। टोटल एनएवी को नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो हमको पर यूनिट एनएवी मिलेगा। बराबर है बेटा? लेट्स सी द आंसर, राइट। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमको ये फाइंड करना है जून के एंड में कितना डिविडेंड हमको देना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, हमने अप्रैल में हमको इनकम कितनी मिली थी? 22.95 लाख की मिली थी, राइट। आप क्वेश्चन आपके सामने रखना। सेकेंड टेबल में आपको दिया हुआ है अप्रैल, मई और जून में कितना डिविडेंड कंपनी को मिला, राइट। उसको हम इनकम बोलेंगे। तो 22.95 मिला और 300 लाख यूनिट्स थे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0.0765 ये हो गया हमारा पर यूनिट का इनकम, राइट। अब यहां पे 6 लाख यूनिट हमने और इशू किए, इनसे हम डिविडेंड कलेक्ट करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट करेंगे। मतलब जो उनको हम वापस करेंगे सबके साथ पहले उनसे वो कलेक्ट तो करना पड़ेगा, राइट। तो कितना? तो हमारा जो पर यूनिट अर्निंग है अभी तक का, उतना हम उनसे पर यूनिट कलेक्ट कर लेंगे। तो 0.0765 पर यूनिट इतना कलेक्ट करना है। 6 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करो, यानी हम टोटल अमाउंट इन लैक्स से ये 0.4590 लैक्स हम लोग उनसे कलेक्ट करेंगे, राइट। अब हमारी इनकम बढ़ गई, यूनिट्स भी बढ़ गए 306 और हमारी इनकम भी इंक्रीज हो गई 23.4090 हो गया, लेकिन पर यूनिट वही रहेगा 0.0765। आप सिंपली इमेजिन करो, अगर मैं यहीं पे अगर डिविडेंड बांट देता हूं सारे यूनिट होल्डर्स को, राइट। तो आप देखो जब वो 300 यूनिट्स थे तब भी पर यूनिट 0.0765 आ रहा है, और अब 306 लाख यूनिट्स है तब भी पर यूनिट उतना ही आ रहा है, राइट। अब मई में हमने 34.425 का इनकम कमाया। नंबर ऑफ यूनिट 306 से आप डिवाइड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1125 पर यूनिट के हमारी इनकम है। ऑलरेडी हमारे पास 0.0765 की इनकम थी, ये प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम हो गई 0.1890। यहाँ पर ये टोटल ऐड कर लेना। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे अभी भी 306 लाख है, राइट। अब यहाँ पे जब हमने बायबैक किया तो हमने उनको डिविडेंड वापस किया,
है ना, जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है तो हम उनको पैसा उनका रिटर्न करते हैं ना, ये वैसा ही है, राइट। जब जो 6 लाख यूनिट्स जब हमने इशू किए थे तो हमने उनसे उतना पैसा लिया, 0.0765 के हिसाब से हमने उनसे डिविडेंड कलेक्ट किया। लेकिन जब कोई जा रहा है यूनिट सेल करके तो उसको उसका प्रॉफिट का शेयर देना ही पड़ेगा ना, तो वो हमने दे दिया 0.1890, जो ऑलरेडी हमारी इनकम थी पर यूनिट वाली। हमारे पास से कैश गया कितना, डिविडेंड गया कितना, इनकम कितनी कम हो गई, 0.5670, राइट। तो अब हमारे पास नेट यूनिट्स बचे 303 लाख यूनिट्स, पर यूनिट वही रहेगा 0.1890, राइट। और हमारी इनकम 57.2670 बची टोटल। अब जून में हमने फिर 45.45 लाख का इनकम कमाया, टोटल इनकम हो गई हमारी 102.7170। इसको डिवाइड करो आप 303 लाख यूनिट से तो 0.3390 पर यूनिट आएगा, राइट। अब दिस इज योर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है ना, ये आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसमें से हम आप सारे शेयर होल्डर्स को, सारे यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड बांटेंगे। कितना, 70% बोला हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लेना। 102.7170 का 70% निकालो, 71.9019 आएगा, राइट। 303 लाख यूनिट से आप डिवाइड करके देख लेना, पर यूनिट 0.2373 का डिविडेंड हमने बांटा, राइट। अब हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, डिविडेंड बांटने के बाद जो अर्निंग बचती है म्यूचुअल फंड के बाद, म्यूचुअल फंड की, राइट, या किसी भी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग डिविडेंड बांटने के बाद, ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर, ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला जो अमाउंट है, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन हमने कलेक्ट किया इशू के टाइम पर, और रिडम्पशन के समय हमने 0.1890 का डिविडेंड इक्वलाइजेशन पे किया। जो आ रहे उससे लेंगे, जो जा रहे उसको उसका प्रॉफिट का शेयर दे देंगे, ठीक है। ये काम में आएगा हमको क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते समय। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, अप्रैल में जो हमने 6 लाख शेयर इशू किए थे तो किस प्राइस से किए थे, इशू प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग एनएवी 18.75, एंट्री लोड ऐड करना पड़ेगा 2%, 18.75 का 2% ऐड कर लो 0.375, राइट। ये टोटल हो गया 19.125, और हमको डिविडेंड भी तो कलेक्ट करना है ना, राइट। तो 0.0765, ये वाला 0.0765, यहां से ये फिगर आपको मिल जाएगा 19.2015, इस प्राइस से हमने वो 6 लाख यूनिट्स इशू करना है, राइट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, मई में जो 3 लाख यूनिट्स हमने बाय बैक किए, रीपरचेस किए, रिडम्पशन किए, वो किस प्राइस से पैसा वापस करेंगे, रीपरचेस प्राइस, राइट। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया है, ओपनिंग एनएवी, राइट, और क्योंकि ये सेल हो रहा है ना, पैसा वापस किया जा रहा है, तो हम जितना एग्जिट लोड है उतना पैसा कम वापस करेंगे, राइट। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आपको लिखना है तो लिख लेना, नोट डालकर लिख लो, लोड ऑन परचेस, ठीक है। ऑन परचेस मतलब जब कोई यूनिट होल्डर यूनिट्स खरीद रहा है, हाँ, एंट्री, परचेस बोलो या फिर एंट्री बोलना, तो जो भी एनएवी है उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा एंट्री लोड, ठीक है। और ऑन रिडम्पशन, जब रिडम्पशन हो रहा है, बायबैक हो रहा है, रीपरचेस हो रहा है या एग्जिट हो रहा है बोलो, है ना, कोई यूनिट होल्डर अपने यूनिट्स बेच रहा है, तो जो भी एनएवी रहेगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा एग्जिट लोड, है ना, उतना पैसा हम उसको कम देंगे। क्लियर है। और दोनों ही केस में, है ना, दोनों ही केस में हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड प्लस करेंगे। यहाँ पे क्यों प्लस कर रहे हैं परचेस के समय, क्योंकि इतना पैसा हमको उनसे मंगवाना है। और
यहां पर भी प्लस करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। यहां पे क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये कितना पैसा वापस करना है, तो प्लस किया मतलब ये वाला पैसा भी हमको उसको वापस करना है, तो ओपनिंग एनएवी वापस करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये भी उसको वापस करना है। सिर्फ इतना है कि जो एग्जिट लोड है उतना पैसा हम कम वापस करेंगे, राइट। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, फिर से एक बार बताता हूं। लोडिंग परचेस के समय, यानी जब नया यूनिट्स परचेस किया जा रहा है, वो एंट्री लोड ऐड करो, और रिडम्पशन के समय एग्जिट लोड माइनस, लेकिन डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड दोनों ही केस में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिपर्चेस प्राइस 18.75, एग्जिट लोड 2% माइनस कर दिया, माइनस करके 18.375 आया, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये 3 लाख जो हमने बायबैक किया था ना, उस समय हमने 0.1890 इतना लौटाया होगा, वापस किया होगा। देखो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में है, यानी इतना इनकम हमने वो 3 लाख यूनिट होल्डर्स को लौटाया। 0.1890 प्लस करो 18.564, इतना ये रेट से हम 3 लाख यूनिट्स बायबैक करेंगे। क्लियर। क्लोजिंग एनएवी बहुत सिंपल है, कितना पैसा आया ऐड करो, जो पैसा गया माइनस करो, राइट। ये हमारे जो भी एसेट्स है, क्लोजिंग एसेट्स है, वो क्लोजिंग एसेट्स दिखाना है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिखाना है। हाँ, तो वेरी सिंपल। देखो ओपनिंग एनएवी कितना था हमारे पास टोटल वाला, 300 लाख यूनिट्स और 18.75, यानी ये हमारा टोटल एनएवी था अप्रैल 1 को। पोर्टफोलियो का एप्रिसिएशन हुआ वो क्वार्टर में 425.47 लाख का। फिर हमने नए यूनिट्स इशू किए 6 लाख 19 पॉइंट, मैं टिकर पे जाऊं, राइट। नए यूनिट्स हमने इशू किए 6 लाख 19.2015 से, ये देखो 19.2015 से, तो इतना पैसा आया होगा प्लस। फिर इनकम मिली अप्रैल मई जून में, ये तीनों इनकम अप्रैल मई जून की प्लस कर लो। कैश में इनकम मिली हुई ना, कैश आ रहा है, राइट, ये ऐड कर दो। फिर हमने बायबैक किया 3 लाख यूनिट्स का 18.564 रुपीज से, तो 18.564 इतना पैसा हमारे पास से जाएगा, ये माइनस। फिर हमने 70% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये पैसा हमारे पास से गया 71.9019, ये माइनस कर लो, ठीक है। क्लोजिंग एनएवी आ जाएगा ये, हमारे पास यूनिट्स है 303 लाख, इससे डिवाइड कर लो 20.2620, ये 30 जून का एनएवी। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये वीडियो को वापस से एक बार देख लो, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना। मिस सुनिधि is working with an MNC at Mumbai. She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund. She has constructed and compared the gains and losses from the technique with those from a passive buy and hold strategy. The fund consists of equities only. ना, कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी ओनली, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो पूरा का पूरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। And the ending NAV of the fund he constructed for the last 10 months are given below. पिछले 10 महीने का क्लोजिंग NAV हमारे पास है, दिसंबर 2008 से लेकर सितंबर 2009 तक का, ठीक है। Assume Sunidhi had invested a notional amount of rupees 2 lakh equally in the equity fund and a conservative portfolio of bond. हाँ, कभी भी याद रखना, जब कोई भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ना, तो वो अग्रेसिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, राइट। और जब वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क कम है। रिस्क नहीं लेना कंजर्वेटिज्म, रिस्क लेना अग्रेशन, राइट। तो 2 लाख रुपए सुनिधि ने इन्वेस्ट किए, उसमें से 1 लाख रुपया ये जो म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे थे इक्विटी ओरिएंटेड वाला, इसमें 1 लाख किया और 1 लाख बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, ठीक है। आगे ये कब किया? दिसंबर के बिगिनिंग में, दिसंबर 2008 के बिगिनिंग में। एंड द टोटल पोर्टफोलियो वाज बीइंग रीबैलेंस्ड ईच टाइम द एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 15%। इसको अंडरलाइन करके रखना, ठीक है।
अब ये लाइन क्या बोलती है कि एवरी मंथ के एंड में हम हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। रीबैलेंस करने का मतलब होता है कि इक्विटी बाय करना या सेल करना, है ना, बॉन्ड बाय करना या सेल करना, हमारे पोर्टफोलियो को का जो प्रपोर्शन है बॉन्ड और इक्विटी का, उसको चेंज करना, उसको बोलते हैं रीबैलेंस करना। ठीक है, लेकिन ये रीबैलेंसिंग कब होगा? अगर इंक्रीज या डिक्रीज 15% से ज्यादा हो रहा है तो, राइट। मतलब अगर इंक्रीज या डिक्रीज अगर 15% से कम हो रहा है तो फिर हम लोग नहीं करेंगे रीबैलेंसिंग। इट शुड बी मोर देन 15%। इंक्रीज हो रहा है तो भी 15% से ज्यादा होना चाहिए, और डिक्रीज हो रहा है तो भी 15% से ज्यादा होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर ईच लेवल ऑफ एनएवी। मतलब ये 10 मंथ के एंड में हमको 10 हमको रीबैलेंसिंग करने के बाद हमारा पोर्टफोलियो कितना है ये बताना है। फॉलोइंग द कांस्टेंट रेशियो प्लान। अब कांस्टेंट रेशियो प्लान यानी हमारा जो ओरिजिनल रेशियो था वो 2 लाख का हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें से 1 लाख का इक्विटी 1 लाख का डेप्थ, यानी 1:1 रेशियो था। हाँ, तो हमारा जो रीबैलेंसिंग करने के बाद, रीबैलेंसिंग हमको इस तरीके से करना है कि ये रेशियो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहे, 1:1 रहे, राइट। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओरली एक्सप्लेन करूं। हमने 1 लाख रुपीज जब इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे दिसंबर में, तो 40 रुपीज के रेट से परचेज किया होगा। 1 लाख को आप 40 से डिवाइड करो तो हमको 2500 यूनिट्स मिले होंगे, राइट। अब क्या हुआ, जनवरी में वो एनएवी हो गया 25 रुपीज, लेकिन मेरे यूनिट्स तो अभी भी 2500 ही है ना। पर यूनिट एनएवी कम हो गया, तो 2500 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो इक्विटी वाला जो वैल्यू है वो 62,500 हो गया। वैल्यू कम हो गई, लेकिन बॉन्ड का वैल्यू तो अभी भी 1 लाख है ना। अगर मेरा टोटल पोर्टफोलियो का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो ये जनवरी की बात कर रहा हूं, तो 62,500 का इक्विटी और 1 लाख का बॉन्ड, ये हो गया 162,500। अब मेरे को इसको रीबैलेंसिंग करना है। किस तरीके से करना है? कांस्टेंट रेशियो प्लान फॉलो करते हुए, यानी इक्विटी और डेप्थ का रेशियो मुझे 1:1 चाहिए। अब टोटल पोर्टफोलियो 162,500 है, इसमें से इसको डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर लूं तो 81,250 का बॉन्ड होना चाहिए, 81,250 का इक्विटी होना चाहिए, बराबर है। तो लेकिन अब मेरा जो इक्विटी था वो था 62,500 ना, लेकिन चाहिए कितना? 81,250 चाहिए। तो जितना ये इक्विटी बढ़ रहा है उतना मुझे और बाय करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा और बेटर समझ में आएगा। बिफोर मूविंग फर्दर खाली आप एक एक चीज और समझ लो, 40 था 25 हो गया, तो आप ये करना, रिडक्शन हुआ राइट, तो 40 का 15% निकालो, 6 रुपीज होता है ना। तो ये जो डिक्रीज हुआ ये 15 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, जबकि 40 का 15% 6 रुपए होता है। तो 6 रुपए से ज्यादा अगर डिक्रीज हो रहा है तभी रीबैलेंसिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे तो 6 रुपए से ज्यादा हो रहा है, रीबैलेंसिंग करेंगे। और एक बताता हूँ, 25 और 36, 25 का 15% निकालो, 3.75 होता है, लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है वो 11 रुपए से हो रहा है। मतलब 15% से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 15% होता है 3.75, उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। और एक देखते हैं, 36 का 15% निकालो, 5.4 होता है, लेकिन ये जो डिक्रीज हो रहा है वो खाली 4 रुपए से ही हो रहा है, मतलब 15% से कम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रीबैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आंसर देखना है इसका। कॉलम्स पहले एक्सप्लेन कर दूं। स्टॉक पोर्टफोलियो, ये एनएवी दिया हुआ है हमको, 10 एनएवी है ना, एट द एंड ऑफ मंथ वाले। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो यानी बॉन्ड वाला ही है अपना, और एग्रेसिव यानी ये अपना इक्विटी, जो म्यूचुअल फंड हमने इक्विटी वाला परचेस किया है, ये दोनों मिलाकर 2 लाख रुपए हो गए, है ना। इसमें से जो इक्विटी हमने 1 लाख का इन्वेस्ट किया है
वो डिवाइड बाय 40 करो एनएवी पर यूनिट से, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स 2500 आपके पास है। अब क्या हुआ, एक महीने के बाद 25 हो गया एनएवी, है ना, यहां से यहां तक आपको देखना है कि जो डिक्रीज हो रहा है इट शुड बी मोर देन 15%। अगर मोर देन 15% है तो ही आप रीबैलेंसिंग करोगे। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 40 का 15% निकालो, 6 रुपए होता है। तो 6 रुपए से ज्यादा डिक्रीज हुआ कि नहीं देख लो। तो 6 रुपए से ज्यादा डिक्रीज हुआ है मतलब मोर देन 15%। राइट, अब कैसे रीबैलेंसिंग करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो आप 2500 यूनिट्स हमारे पास थे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 2500 को मल्टीप्लाई करूं 25 से, राइट, तो ये आता है 62,500। यहां पर भी कर सकते हैं हम लोग, 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी 25। बॉन्ड तो 1 लाख ही है ना, राइट, और इक्विटी कम हो गया क्योंकि एनएवी कम हो गया। अब दोनों प्लस करेंगे तो पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 162,500। हाँ, अब देखो अब रेशियो चेंज हो गया, बॉन्ड 1 लाख है, इक्विटी 62,500 है। हमको रेशियो सेम चाहिए ना, कांस्टेंट प्लान बोला है ना हमको। तो जो ओरिजिनल 1:1 रेशियो था ना, वो रेशियो मेंटेन करना है हमको। तो पोर्टफोलियो 162,500 हो गया। अब इसको अगर मुझे इक्वली चाहिए बॉन्ड और इक्विटी, तो सिंपल है, इसका 50% 81,250 का बॉन्ड और 81,250 का इक्विटी हो जाएगा। इसको डिवाइड करो। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप समझो। 62,500 का मेरा इक्विटी था, लेकिन अब वो चाहिए मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 81,250 का, राइट, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है मतलब मुझे नए यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। अब कैसे करना, बहुत सिंपल है, देखो 81,250 माइनस करो 62,500, यानी आपको 18,750 रुपीज के और नए यूनिट्स खरीदने हैं। किस रेट से खरीदेंगे, 25 से ऑब्वियसली, जो अपना एनएवी चल रहा है। 18,750 को मैं डिवाइड करूं 25 से, तो 750 यूनिट्स आपको और बाय करने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन एक्शन। तो मेरे पास ऑलरेडी 2500 यूनिट्स थे, मैं 750 यूनिट्स और बाय करूंगा, मेरा टोटल यूनिट्स हो जाएगा 3250। वापस से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 2500 यूनिट्स हमारे पास थे, अब 25 एनएवी हो गया, तो मेरा जो इक्विटी का जो अमाउंट है मेरे पोर्टफोलियो में, वो 2500 इंटू 25 करेंगे तो 62,500 हो गया। लेकिन बॉन्ड तो अभी भी 1 लाख ही है, दोनों प्लस किया 162,500 हो गया, है ना। मेरा रेशियो चेंज हो गया। अब मुझे इसको 1:1 में फिर से लाना है, तो 162,500 को डिवाइड बाई 2 करो, तो बॉन्ड 81,250, यानी बॉन्ड आप थोड़ा सा सेल कर दो और थोड़ा सा इक्विटी बाई कर लो। इसकी इसी को बोलते हैं रीबैलेंस करना। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा सा बेचना, एक को बेचना दूसरे को खरीदना, दैट इज कॉल्ड एज रीबैलेंसिंग। ठीक है, अब मुझे इक्विटी 81,250 चाहिए, मतलब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा वो आप देख लेना, 81,250 माइनस 62,500, 18,750 डिवाइड बाई 25 से खरीदना पड़ेगा ना आपको। 750 यूनिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे 25 के रेट से। अब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे 750 से, और ये हो जाएगा 3250, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ का जो एनएवी था वो 36 था। अब हमारे पास 3250 यूनिट्स है बेटा, तो 3250 इंटू 36 करना, तो ये आएगा 1,17,000। 3250 मल्टीप्लाइड बाय 36, 1,17,000। और हमारा बॉन्ड तो 81,250 था। अब देखो फिर से रेशियो चेंज हो गया, हाँ, दोनों प्लस करो, 198,250 हो रहा है। हाँ, अब आपको सोचना है कि मैं रीबैलेंसिंग करूं कि नहीं करूं। रीबैलेंसिंग तभी करना है जब आपका इंक्रीज या डिक्रीज मोर देन 15% से होना चाहिए। तो 25 था, 36 हो गया, आप चेक करो, इंक्रीज हुआ मोर देन 15% से। कैसे, सिंपल है बेटा, 25 का 15% निकालो, 3.75 होता है, जबकि ये 11 रुपए से बढ़ रहा है। 3.75 से बढ़ता ना तो 15% बढ़ता, ये 11 से बढ़ रहा है मतलब 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। 15% से ज्यादा बढ़ रहा है, रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा। 198,250 को डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 99,125 का इक्विटी, 99,125 का बॉन्ड। बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा।
राइट, और इक्विटी आपको सेल करना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज कितने से हो रहा है वो देख लो, 1,17,000 माइनस 99,125, 17,875 रुपीज से इक्विटी कम करना है। इसको डिवाइड कर देंगे, एनएवी क्या चल रहा है 36, तो आपको 496.53 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। रिडक्शन हो रहा है ना बेटा, मतलब सेल करना पड़ेगा। हाँ, तो आपके पास यूनिट्स थे कितने, 3250, इतने आपने बेच दिए। अब आपके पास यूनिट्स बचे 2753.47। नेक्स्ट 32 हो गया। अब चेक करो 36 का, पहले एक काम करते हैं ना, 2753.47, 2753.47 इतने यूनिट्स मेरे पास है। मल्टीप्लाई करो, 32 एनएवी चल रहा है 88,111.04, ये हो गया 2753.47 मल्टीप्लाइड बाय 32, राइट। बॉन्ड अपना वही 99,125 रहेगा, दोनों प्लस कर लो, 187 to 36.04 मेरा पोर्टफोलियो हो गया। हाँ, अब रीबैलेंसिंग करना कि नहीं करना, रीबैलेंसिंग मतलब मुझे दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए ना, बॉन्ड और इक्विटी, वो करना कि नहीं करना, तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 15% नहीं हो रहा है, ये लेस देन 15% बढ़ रहा है। आप देखो 36 का 15% निकालेंगे तो 5.4 होता है, 5.4 से कम हुआ तो 15% कम हुआ है ना, लेकिन 4 रुपए से कम हुआ ना, मतलब ये जो डिक्रीज हो रहा है ये लेस देन 15% है। डिक्रीज इज लेस देन 15%। यहां पर भी डिक्रीज हुआ था लेकिन ये मोर देन 15% था। यहाँ पर इंक्रीज हुआ था मोर देन 15%। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट शुड बी मोर देन 15%, तो ही रिबैलेंसिंग करेंगे। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लेकिन 15% से कम डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, तो रिबैलेंसिंग नहीं करेंगे। आ जाओ वापस से, नेक्स्ट मंथ का एनएवी 38 है ना, तो अब मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, वही है 2753.47, तो 2753.47 मल्टीप्लाइड बाय 38, 2753.47 multiplied by 38, 1,04,631.86 बराबर है 1,04,631.86। और 99,125 का डेप्थ था, बॉन्ड था, दोनों प्लस कर लो, पोर्टफोलियो हो गया 2,03,756 का। अब ये रिबैलेंसिंग करना कि नहीं करना, हाँ तो चेक करो, 32 था 38 हो गया, हाँ 15% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो ये इंक्रीज हो रहा है और 15% से ज्यादा कैसे, देखो 32 का 15% निकालो, 4.8 रुपीज से बढ़ा मतलब 15% से बढ़ा, तो यहाँ तो 6 रुपीज से बढ़ रहा है ना, 6 रुपीज से बढ़ रहा है मतलब 4.8 रुपीज से ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो रिबैलेंसिंग करेंगे कैसे, 2,03,756 डिवाइड बाई 2, तो 1,01,878 का बॉन्ड, 1,01,878 का इक्विटी, राइट। तो 1,04,631 था और 1,01,878 चाहिए, मतलब डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है देख लो, उसको डिवाइड करो 38 से, आपको 72.46 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, राइट। तो 2753.47 यूनिट्स मेरे पास थे, इतने मैंने सेल कर दिया, अब मेरे पास इतने बचे। इन द सेम मैनर, अब 38 था बेटा पिछला, करंट 37 है, देखकर समझ में आ रहा है कि 15% से कम इंक्रीज हुआ है। 38 का 15% आप निकालो इंटू 15%, तो 5.7 से डिक्रीज हुआ, तो 15% से डिक्रीज हुआ ना, ये तो 1 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको आपका करंट कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो दिखाना पड़ेगा। 2681.01 मल्टीप्लाइड बाय 37 करो, तो 99,197.37 का इक्विटी, बॉन्ड तो वही जो पहले वाला था वही है ना, रिबैलेंसिंग तो किया नहीं है हमने, राइट। तो अपना टोटल पोर्टफोलियो हो गया 2,01,075 रुपीज का, यूनिट्स अभी भी वही है 2681, रिबैलेंसिंग करेंगे तो यूनिट्स चेंज होगा ना, यूनिट्स चेंज नहीं हुआ, 2681 ही है।
फिर यहां से यहां चेक करो अगेन। अगर मैं 37 का 15% निकालू 5.55 रुपीज हो रहा है। 5.55 रुपीज से ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होना चाहिए। ये तो 5 रुपए से बढ़ रहा है, मतलब जो इंक्रीज हुआ लेकिन 15% से कम इंक्रीज हुआ, रिबैलेंसिंग नहीं करेंगे। लेकिन करंट वैल्यू क्या चल रही है वो बताना पड़ेगा। 2681.01 मल्टीप्लाइड बाय 42 करो तो 1,12,602 हो गया। बॉन्ड का वैल्यू ऐड कर लो, वही 2,14,480 हो गया पोर्टफोलियो का वैल्यू। उसके बाद फिर 42 43 देखकर समझ में आ रहा है बेटा कि 15% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, तो नो रीबैलेंसिंग। लेकिन करंट वैल्यू बताना पड़ेगा। 2681.01 यूनिट्स है, 43 से मल्टीप्लाई करो 1,15,283.43। बॉन्ड की वैल्यू ऐड कर लो, पोर्टफोलियो हो गया 2,17,161.93। यूनिट्स वही रहेंगे। फिर 43 से 50 इंक्रीज हो रहा है 7 रुपए से, है ना। चेक करो 43 का अगर मैं 15% निकालू 6.45 होता है, ये 7 रुपए से बढ़ रहा है, मतलब 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2681.01 मल्टीप्लाइड बाय 50 करो तो 1,34,050 आएगा। उसमें डेप्थ ऐड कर लो, बॉन्ड ऐड कर लो, 2,35,929 है ना। इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो बॉन्ड अब चाहिए हमको 1,17,964 का, इक्विटी भी उतना ही चाहिए। तो बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है मतलब बाई करना पड़ेगा, इक्विटी डिक्रीज हो रहा है मतलब सेल करना पड़ेगा। कितना इक्विटी सेल करेंगे? 1,34,050 माइनस 1,17,964, आपको वो डिफरेंस मिल जाएगा। वो डिफरेंस को डिवाइड करो 50 से, तो 321.72 यूनिट्स हम सेल करेंगे। तो 2681.01 यूनिट्स हमारे पास थे, इतने हमने सेल कर दिए, इतने बचे। बराबर है बेटा, राइट। अब फिर 50 था, 52 हो रहा है ना, 2 रुपए से बढ़ रहा है। 15% से ज्यादा से बढ़ना चाहिए। 15% मतलब 7.5 रुपए होता है, 7.5 से ज्यादा से बढ़ना चाहिए, तो नहीं बढ़ रहा है ज्यादा से, इसका मतलब रिबैलेंसिंग करेंगे नहीं। हाँ, करंट वैल्यू क्या चल रही है बता दो। 2353.29 मल्टीप्लाइड बाय 52 करेंगे तो 1,22,683.08 इक्विटी का वैल्यू। बॉन्ड का वैल्यू वही रहेगा जो ऊपर था, दोनों प्लस कर लो 2,40,647.58। ठीक है बेटा। Hence the ending value of the mechanical strategy is 2,40,647.58, ये वाला है ना जो हमने अभी कैलकुलेशन किया। एंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इज 2,60,000। अब ये कैसे आया बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी? हाँ, तो मान लो कि अगर ये 2 लाख रुपए जो हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे, अगर वो पूरे के पूरे हमने इक्विटी में कर दिए होते, पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 40, तो कितने यूनिट्स हमारे पास होते? 5,000 होते। और हमने होल्ड किया है, मान लो आखिरी तक होल्ड किया, रिबैलेंस किया ही नहीं, बेचा खरीदा नहीं, होल्ड किया आखिरी तक। तो फिर 10 महीने के बाद NAV 52 चल रहा होता, इंटू 52, तो हमारा आज टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू होता 2,60,000। ये दो ऑप्शन है हम आपके पास, या तो आप रिबैलेंसिंग करते जाओ या तो फिर आप बाय एंड होल्ड करो। बाय एंड होल्ड करेंगे तो पोर्टफोलियो का वैल्यू ज्यादा रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है उसमें किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो सिंपल है आप इसका आंसर। चलो बाय।